आज की क्लास में इनकम टैक्स लायबिलिटी का बेसिस चेक करेंगे। इनकम टैक्स लायबिलिटी का बेसिस मींस कि रेजिडेंट है पर्सन या नहीं, क्योंकि हमें रेजिडेंट। एक मिनट, कितना शोर हो गया यार, कितने स्कूट। मेरा जो घर है ना वो ऑन रोड है ना, इसीलिए दिक्कत हो रही है। ये एकदम से बाइक स्कूटी की आवाज आ रही है। ठीक है, द इन द टैक्स लायबिलिटी ऑफ अ पर्सन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, यानी पर्सन की जो टैक्स लायबिलिटी है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर, जो पर्सन की टैक्स लायबिलिटी है डिपेंड्स अपॉन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस। ऑब्वियसली कि भाई वो उस साल में, क्योंकि हम सिर्फ अपनी ही जो इनकम टैक्स स्लैब है आपको पता है वो हमारे ही इंडियन रेजिडेंट के लिए होती है। जो हम छूट देते हैं वो अपने ही रेजिडेंशियल जो पर्सन है उसी के लिए ही देंगे, अपने ही रेजिडेंट को देंगे। जो यहाँ का नॉन रेजिडेंट है उसको हम इतने ज्यादा बेनिफिट छूट नहीं देते हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें टैक्स, एक पर्सन की जो टैक्स लायबिलिटी है, ठीक है ना, वो डिपेंड की जाती है उसके रेजिडेंशियल स्टेटस के द्वारा। और कि उसमें जितनी इनकम उसकी मतलब इंडिया में एक्रू और अराइज होगी, ठीक है ना, और कब उसके द्वारा रिसीव की जाएगी। फाइनेंशियल ईयर का मतलब ही आपको पता है कि 12 महीने का पीरियड होता है, जो कि अप्रैल के फर्स्ट डे से स्टार्ट होगा हर साल। रेजिडेंशियल स्टेटस आपका ईयर टू ईयर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी ईयर में आप रेजिडेंट हो सकते हैं और इसी ईयर में आप रेजिडेंट नहीं हो सकते। तो रेजिडेंशियल स्टेटस में चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर। residential status under the income tax that is different from the residential status under the citizenship act, obviously। यानी कि आपका इनकम टैक्स एक्ट के अंडर जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो रेजिडेंशियल स्टेटस अंडर द सिटीजनशिप एक्ट सब में अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए इनकम टैक्स एक्ट ने रेजिडेंशियल स्टेटस है अपने अलग से खुद ही कैलकुलेट किया हुआ है। तो जो हमें रेजिडेंशियल स्टेटस है, जैसे आपका सिटीजनशिप एक्ट के अंदर, ठीक है, फेमा एक्ट के अंदर, आधार एक्ट के अंदर, बहुत सारे जितने भी सारे एक्ट हैं उनके अंडर हमारे पास जो रेजिडेंशियल स्टेटस है, ठीक है, वो डिफरेंट है। तो हमें कौन सा फॉलो करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन अराइजेस कि हमें फॉलो कौन सा करना है। हमें फॉलो करना है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर वाला। और एक पर्सन रेजिडेंट हो सकता है सेम ही ईयर में एक से ज्यादा कंट्री में, ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल है? कि वो हो सकता है कि मान लीजिए कि मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि मान लीजिए एक कंट्री है उसमें अलाउड है कि ठीक है, अगर आप वहाँ पे 1 ईयर 1 मंथ के लिए भी रहने आते हैं तो आपको मतलब वहाँ की रेजिडेंटशिप मिल जाएगी, यानी कि वहाँ की आपके, ठीक है ना, सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो अलग अलग रूल है। तो 1 मंथ तो मैंने बहुत ही lenient कंडीशन दे दी है। आई होप ऐसा तो कोई कंट्री नहीं देती है। ठीक है, तो हमें उस पर्टिकुलर कंट्री का क्या चेक करना पड़ेगा, रेजिडेंट है या नहीं। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि एक पर्सन है वो सेम ईयर में दो एक से ज्यादा कंट्री में रेजिडेंट हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो अभी तक तो हमने सिंपल से डिस्कशन किया। देन नॉन रेजिडेंट क्या होता है? ये तो बहुत ही एक सिंपल सा क्वेश्चन है। नॉन रेजिडेंट एक पर्सन है जो कि इंडिया में रेजिडेंट नहीं है, उसी को हम नॉन रेजिडेंट कहते हैं। अ पर्सन हु इज नॉट रेजिडेंट इन इंडिया इज अ नॉन रेजिडेंट। नेक्स्ट है कि रेजिडेंट कौन होता है? रेजिडेंट है आपका जैसे इंडिविजुअल होता है आपका रेजिडेंट, ठीक है। तो देखिए इसमें ये जो मैंने लिया है, जो आपकी पीडीएफ ली है, ये इनकम टैक्स की ही पीडीएफ है, ठीक है। इनकम टैक्स ने अब थोड़ा टाइम पहले ही कुछ अपने मतलब एक्चुअली देखा जाए तो इनकम टैक्स की अपनी खुद की बुक भी आती है। तो इनकम टैक्स एक्ट की अपनी खुद की बुक है, तो उन्होंने थोड़े थोड़े चीजों को पीडीएफ वाइज भी बहुत सारे अरेंज किया हुआ है। लेकिन उनका हाउस प्रॉपर्टी वो सब इतना क्लियर नहीं है, ये बहुत अच्छे से क्लियर है। ये आपको नेट पे अवेलेबल भी है, ठीक है। और ये इनकम टैक्स एक्ट के ही से ही मैंने लिया है। जैसे इंडिविजुअल के लिए अगर हमें निकालना है रेजिडेंशियल स्टेटस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंडीशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 कंडीशन, ठीक है, समझिएगा, वो उस रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर में,
यानी कि उस प्रीवियस ईयर में। आई होप आपको डेफिनेशन पता है प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर की। तो कह रहे इज इन इंडिया फॉर 182 डेज, ठीक है, इन द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज से ज्यादा वो इंडिया में होना चाहिए, ठीक है। इंडिविजुअल जो कि इंडिया में 182 डेज से ज्यादा है रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है भाई। अगर उस यानी कि पिछले साल प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा है, यस है, तो क्या है, रेजिडेंट होगा, ठीक है। अगर है तो रेजिडेंट है, नो नहीं है अगर, फाइन। यानी कि उस ये हम उस प्रीवियस ईयर में बात कर रहे हैं, देन वी विल लुक फॉर द सेकंड कंडीशन। तो हम ऑब्वियसली अगर है तो वी विल गो फॉर द फर्स्ट वन, अदरवाइज वी विल लुक फॉर द सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन सेज कि इज इन इंडिया, ठीक है, फॉर मोर देन 60 डेज। तो इंडिया में है 60 दिन से ज्यादा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कंडीशन आपको क्लियर हो गई, ठीक है ना, कि आपके पास रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, 182 डेज से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। नहीं होता तो कोई बात नहीं, आप उसी रेलेवेंट ईयर में, दैट रेलेवेंट ईयर इज योर द प्रीवियस ईयर, ठीक है ना। मैं यहाँ पे सिर्फ प्रीवियस ईयर की मतलब कि उस ईयर का रेलेवेंट मतलब जिस साल हम इनकम हमें मतलब उसकी असेस करनी है, उससे पहले वाला ईयर, ठीक है ना। तो असेसमेंट ईयर से पहले वाला ही आपका प्रीवियस ईयर होता है। तो उसमें अगर 60 डेज से ज्यादा है, एंड हेयर इज ना एंड, ठीक है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई एक कंडीशन होगी, लेकिन 60 डेज और ये 365 डेज इनके बीच में एंड है, ठीक है। इनके बीच में क्या है, एंड है। तो वो क्या है, एंड में क्या है कि 4 फाइनेंशियल ईयर, यानी कि जैसे आपके पास, ठीक है ना, 20, ये वाला मतलब कि 2020 से लेके 21 अगर आपका ये प्रीवियस ईयर है, तो इस ईयर को छोड़ के इसके पुराने, ठीक है ना, इमीडिएटली प्रिसीडिंग 4 फाइनेंशियल ईयर में वो 365 डेज से ज्यादा होना चाहिए। ये बोथ कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होती है, देन यस वो रेजिडेंट है। नहीं होती है, नो, तो वो नॉन रेजिडेंट है। क्लियर? अगर होती है तो वो यस रेजिडेंट है, अगर नहीं होती है तो वो नॉन रेजिडेंट है। बहुत ही क्लियर व्यू है, ठीक है। अब है कि कुछ जो प्रोविजन है बहुत ही सिंपल सिंपल प्रोविजन में भी कर दिए गए हैं, ठीक है। जैसे कि एक पर्सन है, ठीक है, वो एक इंडियन सिटीजन है, ठीक है, और जो कि उस ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर में इंडिया से छोड़ के चला गया है एम्प्लॉयमेंट के पर्पस के लिए, ठीक है भाई। होता है ऐसा, आपको पता है, इंडियन सिटीजन है जो कि मतलब क्या था, इंडिया को में छोड़ के चला गया, लीव करके गया है, क्योंकि वो इंडियन शिप का क्रू मेंबर है, ठीक है। क्योंकि अब उसका जो अगली बार मतलब दोनों ही केस में हो सकता है कि जो मतलब अगला दिन है, नेक्स्ट डे है, वो दूसरे लैंड पे होगा, ठीक है, दूसरी कंट्री में होगा, ठीक है। अब ये एक इंडियन सिटीजन है या फिर इंडियन ओरिजिन का पर्सन है जो कि इंडिया में आया है, ठीक है, उस प्रीवियस ईयर पे विजिट के दौरान, ठीक है। तो कह रहे हैं कि उन सब ने इंडिया में, ठीक है, इंडिया में यहाँ पे लिखा हुआ है 365 डेज या उससे ज्यादा, ठीक है, प्रोसीडिंग 4 ईयर्स में स्पेंड किए हैं, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, मैं यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, ठीक है, कि यहाँ पे कहने का मतलब है आपको याद होगा, आपने कुछ केसेस स्टडी किया होगा थोड़ा सा। इनकम टैक्स एक्ट ने इसको बहुत अलग तरीके से डिफाइन किया, लेकिन आप लोगों को पता ही है, ठीक है। अगर ये सारे पर्सन इंडिया को छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, या फिर आए हैं, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर ईयर में यानी कि उस प्रीवियस ईयर में सबसे पहले हमें 60 डेज से ज्यादा है या नहीं ये देखना पड़ेगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर में। और उसके अलावा यानी इमीडिएटली प्रीसीडिंग 4 ईयर्स में 365 डेज से ज्यादा स्पेंड किया है या नहीं। तो अदरवाइज तो विल नॉट लूज हिज नॉन रेजिडेंट स्टेटस को लूज नहीं करेगा, ठीक है। तो वो अपना, ठीक है, तो नॉन रेजिडेंट स्टेटस को ऑब्वियसली अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, इसको शॉर्ट में समझ लीजिए, ठीक है। तो यानी कि उसका ये चेक किया जाएगा कि जिस साल
अप्रैल से वो ईयर लगता है, मान लीजिए कि ये जो क्रू मेंबर है ये मई में चला गया, तो मई में अप्रैल में गया और मई में, तो यानी कि 60 डेज की कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई, तो ये उस साल में नॉन रेजिडेंट था। ठीक है, तो सबसे पहले या तो अनलेस उसका जो स्टे है मतलब 182 डेज वाला स्टे होना चाहिए, मतलब दोनों का कंडीशन वही है। ठीक है, वो बस आपको एक्सप्लेनेशन देने के लिए दिया हुआ था। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इज वन इन विच केस आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स। ठीक है ना, इंडियन ओरिजिन के केस में क्या होता है कि जैसे भाई मेरा जो क्या था कि मेरा जो ओरिजिन है, ओरिजिन मीन्स कि मेरे पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, उनका अनडिवाइडेड इंडिया में, ठीक है, बॉर्न हुआ है, वॉज बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। ठीक है, तो जैसे कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो 1930 में बॉर्न हूँ, मतलब जो ग्रैंड पेरेंट्स 1930 का है, यानी जब इंडिया डिवाइड नहीं हुआ था उससे पहले का बॉर्न है या पेरेंट्स का, तो मेरा जो इंडियन ओरिजिन होगा, ठीक है, तो मतलब कि मेरा जो पर्सन है, बेस है, तो ए पर्सन ऑफ अ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, तो दोनों केस में अलग अलग है। ठीक है, तो उसे नॉन एक रेजिडेंशियल स्टेटस है इंडिविजुअल का, डिपेंड्स करता है वो कितने दिन इंडिया में था, ऑब्वियसली उसकी नेशनैलिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि भाई वो इंडियन सिटीजन था। ठीक है, उसकी नेशनैलिटी के ऊपर वो चीजें डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो अब सबसे पहले, ठीक है, ये वाला क्लियर हो गया होगा कि वो रेजिडेंट है या नहीं। अभी हम फिलहाल इस पूरे व्यू में रेजिडेंट है या नहीं ये सब कैटेगराइज करेंगे। देन वी विल स्टडी कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट है पर्सन उस फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, या फिर वो ठीक है नहीं है। तो सबसे पहले सभी कंपनी का रेजिडेंशियल ये सब कुछ हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आता है कंपनी का, एंड देन ये इनकम रिसीव्ड है, ठीक है, यही वाला है। तो ये सारे के सारे आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ही है। क्लियर, तो सबसे अच्छा है कि इन्हीं के रूल्स हम ज्यादा रेफर करते हैं। बस आपको एक क्वेश्चन है, एक लास्ट में एक क्वेश्चन दूंगी। ठीक है, कब कब ऐसी कंडीशंस होती हैं जब फर्म, जब प्रीवियस ईयर और आपका जो असेसमेंट ईयर है वो सेम होता है, दैट्स इट। इसका एक राइटअप हम क्लास में कर लेंगे, या फिर मैं आपको स्क्रीनशॉट पे बाद में शेयर कर दूंगी ग्रुप में। एक ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें अराइज होता है, ठीक है, वो हमें अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करना है, वो इनकम टैक्स में इसमें एक्सप्लेन नहीं किया गया। अब है जैसे HUF है, फर्म है, या एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, तो इनका भी हमें हर केस में निकालना पड़ेगा कि वो रेजिडेंट है या इंडिया में रेजिडेंट नहीं है। दैट इज बहुत सिंपल है। हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर इज सिचुएटेड होली आउटसाइड इंडिया। ठीक है ना, क्या है कि सबसे पहले देखना पड़ेगा कि वो इंडिया के में है या नहीं उस फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, तो अगर वाइज देखो, मान लीजिए कि भाई बिल्डिंग बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग बिल्डिंग लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें यहाँ पे चेक करना है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। ठीक है ना, जैसे कि जिसको हेडक्वार्टर बोलते हैं, आपको पता है ना, हेडक्वार्टर मीन्स कि वहीं पे सब कुछ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होता है। अगर वो इंडिया से बाहर है तो अच्छा है, ठीक है, इंडिया से बाहर है तो वो कंपनी या वो फर्म, सॉरी वो फर्म, वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन, वो HUF, वो आपके लिए क्या बन जाएंगी, वो आपके लिए नॉन रेजिडेंट बन जाएंगी, एज सिंपल एज दैट। तो वो आपके लिए क्या बनेगी, वो नॉन रेजिडेंट बनेगी। अब वो नॉन रेजिडेंट है तो हम इंडियन हैं, तो ठीक है, उससे क्या मैक्सिमम क्या चार्ज को कलेक्ट करेंगे। कह रहे thus where the control and management of its affair is situated even partly in India। कह रहे thus जहाँ पे कंट्रोल और मैनेजमेंट है अफेयर का, वो आधा इंडिया में है और आधा, अगर पार्टली भी इंडिया में है तो वो रेजिडेंट है। ठीक है, या फुल है फिर तो वो रेजिडेंट है, अदरवाइज होली आउटसाइड इंडिया है देन वो नॉन रेजिडेंट है। क्लियर, नेक्स्ट है एक कंपनी। कंपनी के केस में हम क्या देखते हैं, आपको पता है कि इंडियन कंपनी है,
एक कंपनी अगर इंडियन कंपनी है, वो कहीं भी है, तो इज अ डेफिनेटली अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, वो इंडिया का रेजिडेंट ही होगी, बिकॉज इटसेल्फ इट्स नेम इज एन इंडियन कंपनी। ठीक है, कोई इंडियन कंपनी है, लाइक मान लीजिए कि रिलायंस है, ये है, उसने कहीं भी सेटअप किया हुआ है, तो ठीक है ना, डिस्पाइट ऑफ दिस फैक्ट क्या होता है एक्चुअली, उनका जो मैनेजमेंट होती है ना, वो हमारे इंडियन ओरिजिन से ही होती है। वो जो रूल सेटअप मेंटेन नॉलेज वो सब कुछ फॉलो करते हैं ना, तो वो हमारे इंडियन के ही रूल्स वूल्स ये सब कुछ फॉलो करते हैं। तो जो बेसिक रीजन है वो यही रीजन है। ठीक है, तो इसीलिए वो क्या है, वो एक हमारे लिए इंडिया में रेजिडेंट है। फॉरेन कंपनी सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इफ इट इज प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। अगर अब बात आता है, क्वेश्चन आता है कि आपका फॉरेन कंपनी में हम वही आप कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बोल सकते हैं, लेकिन हम ये बोलते हैं कंपनी के केस में इफेक्टिव मैनेजमेंट है, उसका जो प्लेस है वो इंडिया में है। ठीक है, तो ठीक है, इंडिया में है तो ऑब्वियसली अगर उस साल इंडिया में है तो वो इंडियन ओरिजिन है, मतलब उसमें वो रेजिडेंट है। अगर नहीं है तो वो क्या है, नॉन रेजिडेंट है। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट मीन्स अ प्लेस वेयर की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस, ठीक है, दैट आर नेसेसरी फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ एंटिटी। ठीक है, कहने का मतलब है एक प्लेस जहाँ पे जो की मैनेजमेंट और जो कमर्शियल डिसीजंस हैं, जो कि मतलब सिंपल से होता है, वही तो होता है इफेक्टिव मैनेजमेंट, कि जहाँ से इंपॉर्टेंट डिसीजन, आपको शॉर्ट में बता दूं, जहाँ से इंपॉर्टेंट डिसीजन फैसले वहीं से ही लिए जाते हैं। कहते हैं ना कि ये हमारा हेडक्वार्टर है, यहीं से सब कुछ डीलिंग होती है, वो सब कुछ है। तो मीन्स अ प्लेस वेयर द की मैनेजमेंट एंड द कमर्शियल डिसीजंस दैट आर नेसेसरी फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, जो कि बिजनेस के कंडक्ट के लिए जो जरूरी है। ठीक है, की मैनेजमेंट और कमर्शियल डिसीजंस, ठीक है, एज अ एंटिटी एज अ होल है। ठीक है, अगर इंडिया में है तो वो इंडियन कंपनी है, नहीं है तो वो क्या है, फॉरेन कंपनी है आपकी, दैट्स इट। और हम तो चाहते हैं कि हमारी नॉन रेजिडेंट ज्यादा हो, क्यों, क्योंकि उससे गवर्नमेंट को टैक्स ज्यादा मिलेगा। आपको पता है, रेजिडेंट के लिए हमें इनकम टैक्स स्लैब रीड करनी पड़ती है, रेजिडेंट के लिए हमें डिडक्शंस के लिए अलग अलग चीजें हैं, रेजिडेंट्स में हमें मतलब बहुत सारी कंडीशंस हैं। तो हम मैं तो चाहती ही यही हूँ कि बहुत ज्यादा नॉन रेजिडेंट आए, और हमारी इकोनॉमी में टैक्स है तो ये चीज से पैसा ज्यादा है और हमें बेनिफिट मिले। देन है कैटेगरीज ऑफ रेजिडेंट्स। रेजिडेंट्स की क्या कैटेगरीज हैं, तो रेजिडेंट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द टू कैटेगरीज। तो रेजिडेंट, अब आपको सबसे पहले ये देखना है रेजिडेंट के केस में भी, एक होता है एक है आपका ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या होता है कि वो रेजिडेंट तो है यहाँ का, ऑर्डिनरी मतलब उसका ना बेनिफिट, वो सब कुछ, उसका जो इंटरेस्ट ऑफ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, उसका बेनिफिट, वो सब कुछ शेयर वेयर हम हैं, हमें हमारा क्या है, मेरी इनकम भी यहीं से हो रही है, मैं खर्चा भी यहीं कर रही हूँ, यहीं के लोगों को मैं, ठीक है ना, मैं यहीं से सामान लेती हूँ, सब कुछ एक्सपेंस यहीं से कर रही हूँ। तो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो गई। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरीज इज ऑफ द रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एंड द सेकेंड कैटेगरी इज ऑफ रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, तो फर्स्ट कैटेगरी क्या है आपकी, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एंड द सेकेंड कैटेगरी इज ऑफ द रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। क्लियर, तो फर्स्ट आपके पास फर्दर डिवाइड किया गया दो कैटेगरीज में, रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट। नेक्स्ट क्या है, रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। द स्टेटस ऑफ रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इज अवेलेबल only to the main thing is that this benefit is given only to the individuals and the HUF. First of all you have to remember this, because आपका कंपनी के केस में, फर्म के केस में, HUF के केस में देयर इज नो सच बेनिफिट। ठीक है ना, इस टाइप के बेनिफिट्स नहीं है। आइदर अ कंपनी इज एन इंडियन कंपनी और द फॉरेन कंपनी। ठीक है, ये कुछ नहीं है कि वो रेजिडेंट है और ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, इस टाइप का बेनिफिट उन्हें नहीं गिवन है, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स और HUF को ही गिवन है। अब कंडीशंस क्या है ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स की, तो कुछ कंडीशंस भी हम देख लेते हैं।
रेजिडेंट इंडिविजुअल इज सेड टू बी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब होगा? ऑब्वियसली मतलब सबसे पहले उसको ये फाइनेंशियल ये कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है, ठीक है, फिर तो कोई इशू नहीं है। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है तब आपको ये है। तो यानी कि सबसे पहले है ही हैज बीन अ नॉन रेजिडेंट इन इंडिया इन 9 आउट ऑफ 10 फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो यानी कि उस, ठीक है ना, यानी कि प्रिसीडिंग दैट ईयर, यानी कि जो आपका प्रीवियस ईयर है उससे पहले 10 में से 9 बार। अगर आप इसको अपोजिट साइड से भी देख सकते हैं कि अगर वो 10 में से 9 बार इंडिया में है, ठीक है, इंडिया में रेजिडेंट है, 10 में से पहले आपकी जो, 1 मिनट, कंडीशंस थी वो शायद इसमें थोड़ा सा चेंजेस तो नहीं है, लेट मी चेक। 729 की जगह 730 है डेज हमारे डिफरेंट बुक्स में। आप इसको प्लीज थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, ठीक है। हमें ना बुक से रेफरेंस से भी स्टडी करना है, थोड़े बहुत इसमें चेंजेस भी हैं। इसका मुझे याद है, इसमें थोड़े से चेंजेस हैं। 182, 60 and 4 is the final one, and then at least 2 out of the 10 immediately preceding the relevant year. यहाँ पे आप ठीक कीजिएगा, 2 कीजिएगा, इसे 9 की जगह 2 है ये। और यहाँ पे 729 मतलब वही है 730, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट मतलब ये ना एक बिल्कुल बेसिक वर्जन पे आया था, बिल्कुल ट्रू में। इसके बाद थोड़े से जो अमेंडमेंट्स है ना वो इसके अंदर कवर नहीं है, इसीलिए यहाँ पे आप 2/10 करना, ठीक है। आई हैव कंफर्म, ठीक है, मैंने चेक कर लिया है बुक में से, तो 2/10 एंड इसमें 730 डेज है, ठीक है। और बाकी सब कुछ ठीक है, कंपनी वंपनी HUF का, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन रेजिडेंट के केस में शॉर्ट में समझ लेते हैं। नॉन रेजिडेंट के केस में आपके पास क्या है कि भाई उसमें से सिंपल सा रूल है कि 10 में से, ठीक है, 2 बार क्या होना चाहिए, रेजिडेंट है, ठीक है। तो 10 में से 2 टाइम अगर 10 में से 2 बार वो रेजिडेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे ये कंडीशन होंगी, एडिशनल कंडीशंस हैं। और एडिशनल कंडीशंस में आपके पास आपको इनमें से क्या चेक करना है, अगर वो रेजिडेंट है उसके एक्स्ट्रा आपको यही चेक करना है कि इमीडिएटली प्रिसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा अगर चेंजेस करना चाहते हैं तो आप चेंजेस कर सकते हैं कि इमीडिएटली प्रिसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, यानी कि जो बिल्कुल आपका रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है उससे पहले वाले 10 ईयर्स में, ठीक है। 10 कम से कम 2 कंडीशन है यहाँ पे, प्लीज लिखिएगा एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट 2 आउट ऑफ द 10, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। यहाँ पे एटलीस्ट 2 आउट ऑफ द 10 इमीडिएटली प्रोसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, क्लियर। तो यानी कि 10 में से 2 बार वो क्या रेजिडेंट होना चाहिए। और एक चीज और आपको ध्यान देनी है, ठीक है, ये तो हो गया चेक कि 10 में से 2 बार होना चाहिए। और यहाँ पे आपके पास सिंपल ध्यान देना है कि रेलेवेंट प्रीवियस ईयर से छोड़ के जो, ठीक है, 7 साल में कम से कम 730, ठीक है, 730 और उससे ज्यादा, एक ही बात है। मैं यहाँ पे आपको पहले ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कंडीशन बता रही हूँ, मैं आपको ये ग्रुप में अपडेट कर दूंगी, ठीक है। ये भी मैं ये वाला जो पॉइंट है इसको अपडेट कर दूंगी।
730 days है, उससे ज्यादा है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, ठीक है, दिस इज नॉट और नहीं है, एंड थोड़े बहुत ये चेंजेस बाद में आए थे, ठीक है, बाकी सब कुछ हमारा वही क्लियर है, वही चलता आ रहा है, ठीक है। तो ये जो पेपर, ये जो आपका है, ये आपको बुक का भी मैं सेंड कर दूंगी, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है, डोंट वरी। तो अब इसके लिए आपके पास क्या है कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो आपको सिंपल ध्यान रखना है कि वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। अगर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लेस वर्ड लिखा है ना, और लेस, और मैं यहाँ पे मोर बोलकर कंफ्यूज हो रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, लेस है, तो ऑब्वियसली वो नॉट रेजिडेंट हो गया ना, नॉट ऑर्डिनरी हो गया, तो यहाँ पे नॉन मतलब नॉट ऑर्डिनरी की कंडीशंस गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सो थोड़ा सा यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ इम्प्लीकेशंस में यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये जो मैंने बात बोली थी, फर्स्ट टू फाइनेंशियल ईयर, है ना, ये जो ये फर्स्ट टू फाइनेंशियल ईयर, लाइक 2 out of 10 बोला मैंने, ठीक है, टू, तो ये बाद में थोड़ी बहुत, ठीक है ना, इम्प्लीकेशंस आई थी, देख लीजिए एटलीस्ट, ठीक है ना, यहाँ पे है, वहां पे लिखा हुआ था कि उसका रिटर्न के अकॉर्डिंगली हम सब कुछ चेक करेंगे, तो हम अलग अलग डिफरेंट बुक्स में वही सब कुछ प्रेफरेंस में है, ठीक है, वो आपको बता दिया, वो वही सेम कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, वही सब कुछ है, लाइक यहाँ आपका 2 फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, एटलीस्ट होना चाहिए, देन हमें नेक्स्ट वो रिटर्न करता है, ठीक है। अब हम HUF की बात कर रहे हैं, HUF पे बहुत ही सिंपल कंडीशन है, ठीक है, इज सेड टू बी द नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, अगर उसका मैनेजर है, तो हम यहाँ पे जो स्टेटस चेक करेंगे, उसके मैनेजर का स्टेटस चेक करेंगे, ठीक है। HUF का कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया में है, इंडियन में है, तो ऑब्वियसली वो एक क्या है, इंडियन HUF, मतलब कि वो एक रेजिडेंट हो जाती है, HUF नहीं है तो वो नॉन रेजिडेंट है। अब ऑर्डिनरी का और नॉट ऑर्डिनरी जब का जो केस है, वो सिर्फ और सिर्फ हमें इंडिविजुअल और HUF में ही अवेलेबल है, तो आपको अब नॉट ऑर्डिनरी का जो कंडीशन है या ऑर्डिनरी की कंडीशन है, वो आपको चेक करनी है मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको मैनेजर का देखना है, मैनेजर इज नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, ठीक है, अगर मैनेजर जो है इंडिया में ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है, फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ द मैनेजर स्टे इन इंडिया, सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, उसका पीरियड ऑफ द स्टे देखना पड़ेगा, किसका देखना पड़ेगा, मैनेजर का, दैट्स इट, ठीक है। तो उस केस में आपको मैनेजर का कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैनेजर का देखना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़े सा ये चीज भी ध्यान रखना, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है, ये मैं आपको बता रही हूँ, इसमें क्या है कि सबसे पहले हमने स्टेटस चेक किया, नाउ कम्स अंडर द स्टेटस, हमने चेक करने के बाद हम कंफर्म क्या करते हैं, ठीक है, इसे थोड़ा सा और आप किस तरीके से लर्न कर पाएंगे, इसे आप किस तरीके से एनालाइज कर पाएंगे, वो भी एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको ये तो समझ में आ गया है कि सिंपल अगर कोई भी HUF फर्म या एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, ठीक है, वो इंडिया में है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन होली उसका कंप्लीटली पार्टली इंडिया में है या पार्टली इंडिया आउटसाइड इंडिया है, तो वो रेजिडेंट 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 होंगी। अगर होली आउटसाइड इंडिया है, यानी इंडिया के बाहर है, तो वो क्या होंगे, नॉन रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, क्लियर। तो ठीक है, होली क्या है, ये होली आउटसाइड इंडिया है तो NR होगी, नॉन रेजिडेंट होंगी। अगर होली इंडिया में है तो रेजिडेंट, पार्टली भी है तो भी क्या होंगी, रेजिडेंट होंगी। नाउ द नेक्स्ट कंडीशन, कि हमें ये सब कुछ होने के बाद, ठीक है, बताने के बाद, तो आप बहुत ही लकी होंगे अगर आपको एग्जाम में इस चैप्टर में से आ जाए, ठीक है। मेन तो कंडीशन ही यही है कि पेपर में आता ही नहीं है इस यूनिट में से, पर आप बहुत ज्यादा लकी हैं कि अगर इसमें से आ जाए, क्योंकि बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, बहुत इजी इजी क्वेश्चंस बनते हैं, और अब कैलकुलेट करना भी बहुत आसान होता है। तो इनकम में सबसे पहले हमें यहाँ पे अलग अलग इनकम देखनी है, ठीक है। तो यहाँ अलग अलग आप इनकम में ना, जो भी मैं आपको बोलूँ, ठीक है, उसको शॉर्ट में लर्न भी कर लेना, ये साथ साथ भी हो जाएगी,
जैसे ये आपके पास 4 या 5 ही हेड है, ज्यादा नहीं है। सबसे पहले हमने स्टेटस कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। तो अगर मैंने स्टेटस कैलकुलेट कर दिया है, ठीक है, मैंने निकाल दिया कि वो पर्सन है, रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, ठीक है, और रेजिडेंट में भी ऑर्डिनरी है या नॉन ऑर्डिनरी है। तो फर्स्ट वन इज इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव इन इंडिया ड्यूरिंग द ईयर। भाई मेरा उस साल में जो इनकम है, भाई मुझे इंडिया में ही रिसीव हुई है। भाई मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा जो अकाउंट है, ठीक है, वो मेरा इंडियन अकाउंट है। भाई मेरा जो अकाउंट है वो इंडिया में ही है। तो ये पता कैसे चलता है कि जो इनकम अगर हमारे ही यहाँ पे रिसीव हुई है, ठीक है, तो यस, ठीक है, ये आप सबकी तीनों की इनकम में ऐड हो गया, ठीक है। अगर तो हम इंडियन पर्पज से देख रहे हैं, टैक्स लायबिलिटी के लिए देख रहे हैं, ठीक है, टैक्स एबिलिटी यानी कि जो हमारी टैक्स एबिलिटी है, ये टैक्स एबिलिटी नहीं, टैक्स लायबिलिटी होगा, ठीक है, ऑफ इनकम ऑफ अ पर्सन, ठीक है, अलग अलग कि भाई उसका इसके में ये इनकम टैक्सेबल होगी तीनों में, हाँ तीनों में ये इनकम टैक्सेबल है अगर वो इंडिया में रिसीव हो रही है, ठीक है, रिसीव का केस है। नेक्स्ट आ जाते हैं, या इंडिया में अराइज हो रही है, कहने का मतलब है कि जो गिवर है कौन है, इंडियन ओरिजिन का देने वाला है, यानी कौन देने, अब आपको पता है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कौन है, फॉरेन कंपनी तो नहीं है, या फॉरेन तो नहीं है, आपके पास इंडियन ओरिजिन से ही मुझे, ठीक है, रिसीव हो रही है। तो यस, ये क्या है आपका, अगर अराइज भी आपकी इसमें हो रही है तो यस, ये क्या है आपका तीनों के केस में ही ऐड होगा। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है, दो दो कंडीशन तो बहुत ही आपको क्लियर हो गई होंगी कि इंडिया में रिसीव हो रही है तो तीनों में ऐड होगी, या इंडिया में क्या हो रही है, अराइज हो रही है, यानी कि जो उसका ओरिजिन है, ठीक है, आपको निकालोगे कि वो दे कौन रहा है, हमें कुछ ना कुछ इस टाइप से गिवन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे है, सबसे पहले यहाँ देखिएगा, इनकम एक्रू अराइजिंग आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द, लेकिन बिजनेस कहाँ पे है, सबसे पहले देखिए, इनकम तो इंडिया के बाहर मिल रही है, ठीक है, इनकम अर्न की गई है और अराइज की गई है आपके पास इंडिया से बाहर रिसीव है, ठीक है। लेकिन पता है यहाँ पे ना इनकम टैक्स एक्ट ने, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस क्या किया है, फ्रॉम द बिजनेस कंट्रोल इन इंडिया। अगर मैं यहीं पे थोड़ा सा चेंज कर दूं कि जो बिजनेस है वो आउटसाइड इंडिया है, अगर बिजनेस आउटसाइड इंडिया है, ठीक है, और रिसीव भी हमें बाहर हो रही है, समझो मेरा मतलब दो कंडीशन, मैं इसका उल्टा लेके चल रही हूँ, ठीक है, यानी कि मेरा जो रिसीव भी मुझे बाहर हो रही है और बिजनेस भी बाहर का है, तो सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट होगा और ऑर्डिनरी वाला ही टैक्स पे करेगा, बाकी दो पे नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, इनकम एक्रू अराइज हो रही है, इंडिया से बाहर हो रही है इनकम, ठीक है, मतलब इंडिया से बाहर है, ठीक है, लेकिन मेरा बिजनेस तो इंडिया में है, जो देने वाला है वो तो इंडियन ओरिजिन का है, तो तीनों में होगा नहीं होगा, यस, तो फिर तीनों में ही ये चार्जेबल है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले इनकम एक्रू अराइजिंग इन इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस, अब इनकम कहाँ से एक्रू और अराइज हो रही है, सबसे पहले देखिए, इनकम तो आपकी पहले केस में क्या थी, बाहर रिसीव हो रही थी, बाहर अराइज हो रही थी, कोई बात नहीं। नेक्स्ट केस में क्या है, बिजनेस देखा जाए बाहर है, कोई बात नहीं, बिजनेस बाहर है ना, सेटअप कंट्रोल्ड ऑफ ऑपरेशन सब कुछ आउटसाइड इंडिया है। इनकम एक्रू अराइजिंग इन इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस, लेकिन इंडिया में तो इनकम अराइज कर रही है ना, ठीक है, तो सबसे पहले तीनों के केस में ही होगा। लेकिन यहाँ हमें नॉन रेजिडेंट में देखना पड़ेगा कि उसकी जो इनकम है वो इंडिया के ऑपरेशन से ज्यादा आ रही है या फिर एक्सटर्नल से ज्यादा आ रही है, बाहर के ऑपरेशन से आ रही है। तो अगर इंडिया के ओरिजिन से आ रही है तो उतनी ही हम लेंगे, ज्यादा हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो देखो अलग अलग से है, तो यहाँ पे सिंपल है कि आपके पास इनकम एक्रू और अराइजिंग आउटसाइड इंडिया, जो मैंने अभी कंडीशन आपको बोली थी कि इंडिया से बाहर ही है और वो भी इंडियन की ही है, सॉरी मतलब, ठीक है ना, यानी कि अराइज भी बाहर हो रही है, मतलब जो ओरिजिन है वो भी आपका बाहर से ही पेमेंट आ रही है, और जो कंट्रोल सेटअप भी बाहर का ही है, फिर तो भाई सब कुछ बाहर का ही है और वो पर्सन भी बाहर का ही है, तो हमारा, ठीक है, हम क्यों उससे टैक्स लेंगे,
किस बेस पे हम उससे टैक्स लेंगे? नॉन रेजिडेंट से हम टैक्स नहीं लेंगे। लेकिन हमें मतलब किससे है? हमें मतलब है ऑर्डिनरी रेजिडेंट से। तो उस केस में हम ऑर्डिनरी रेजिडेंट को पकड़ेंगे, उससे हम टैक्स लेंगे। ठीक है। अब है आपके पास, ठीक है, मैं एक और चीज सिंपल से बता दूं कि इनकम आपकी अराइज की गई है आउटसाइड इंडिया, लेकिन कंट्रोल इंडिया में है, तो ऑब्वियसली, और ठीक है, अगर इंडिया में जितना कंट्रोल होगा उतना ही लेंगे। ठीक है, नॉन रेजिडेंट से भी, और बाकी हम कंट्रोल में नहीं लेते हैं। तो कंडीशन सेम है। ठीक है, इसमें बहुत ही अच्छे से क्लियरली दिया हुआ है। ठीक है, और ये आपको बहुत और क्लियरली मैं सेंड कर दूंगी, डोंट वरी। ठीक है, सब कुछ ये आपको और क्लियरली बुक में से भी भेज दूंगी, ताकि आप इसे वेरीफाई कर सकेंगे। ठीक है। तो इसमें इनकम रिसीव की गई है इंडिया से, इनकम रिसीव्ड आउटसाइड एंड देन रेमिटेड टू इंडिया। ठीक है ना? तो ठीक है ना, इस कंसिडर रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, मतलब कहने का मतलब है, इन मतलब जैसे मान लीजिए मैं बाहर गई, ठीक है, बाहर मैंने 2 महीने काम किया, तो ऑब्वियसली इनकम मुझे बाहर ही रिसीव की गई है, और मैंने अपने यहाँ पे किसी फैमिली को भेज दिया। ठीक है, कंसिडर रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया ही है। ठीक है। if the income earned outside India is directly credited in बैंक अकाउंट ऑफ नॉन रेजिडेंट, तो ऑब्वियसली हम इसे क्या मानेंगे कि भाई इंडिया के में, भाई अकाउंट तो इंडिया का है ना, वो इसी भी बेनिफिट देखते हैं कि उन्होंने इंडियन अकाउंट से क्यों मंगवाई है। अगर उन्होंने इंडियन अकाउंट से मंगवाई है, सिंपल से, इट इज कंसीडर्ड एज रिसीव्ड इन इंडिया, तो ये मानी जाएगी। इंडियन अकाउंट है ना, बैंक अकाउंट है, ठीक है, इंडिया का है, उससे मतलब नहीं कि वो नॉन रेजिडेंट है या नहीं है, वो नॉन रेजिडेंट है या नहीं उससे मतलब नहीं है। अब वो क्या है, अब भाई मैंने यहाँ पे, मैं अप्रैल के शुरू में ही बाहर चली गई, ठीक है, अब उस ईयर में मैं, ठीक है ना, अब जो सब कुछ इनकम मेरी बाहर ही हो रही है, ठीक है, तो मेरे पर मैंने क्या किया, मैंने अपना जो एकदम से बैंक अकाउंट मेरा वहां मैंने नहीं खुलवाया, तो लेकिन मैंने अपने जो इंडियन का अकाउंट था उसमें, ठीक है ना, अपना करा लिया रिसीव। वो इंडियन में ही आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप एनआरआई अकाउंट खुलवा सकते हैं। अकाउंट तो इंडिया का है ना, तो इट मींस इट इज रिसीव्ड इन इंडिया, और इसलिए वो लोग चार्ज ले लेते हैं। सोचिए, एक अकाउंट से ही चार्ज ले लेते हैं, तो आप बैंक अकाउंट की डिटेल से इन सब से बहुत कुछ चीजें पता चल जाती है। ठीक है। अदरवाइज है, ठीक है, अगर सैलरी एक्यूड की गई है, सर्विस रेंडर्ड की गई है इंडिया के आउटसाइड और बाहर ही आ रही है, फिर तो वो हमारी उसमें टैक्सेबल नहीं होती है। तब तो हमें लिखा है ना, एनआरआई ई अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है। तो हमारे बैंक्स भी बहुत सारी सुविधा देते हैं, लाइक मेरी सिस्टर है जैसे, क्योंकि अब वो बाहर ही है इस साल, तो क्योंकि वो इस साल बाहर है, तो वो फैब में ही या मार्च में ही चली गई थी, तो अब इस मतलब इस साल के लिए तो वो नॉन रेजिडेंट बन जाएगी, लेकिन उसका अकाउंट में आती है। ठीक है, तो उसने वो अपने इंडियन ओरिजिन के अकाउंट में डिपॉजिट करती है, उसका एनआरआई अकाउंट है, तो उसी में सबको ट्रांजेक्शन होने के कारण वो रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनेगी, तो फिर उसको टैक्स पे करना पड़ेगा यहाँ पे। और ये इसलिए बेनिफिट दिया जाता है कि